नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंडियन पेनल कोड 1860 के निःशुल्क वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को आप सुनना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सुनते रहिए आप जेएफ लॉ क्लासेस पर आईपीसी के वीडियो लेक्चरों को। किसी भी वीडियो लेक्चरों को सुनने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कि आप जब भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, जिससे क्या होगा कि वीडियो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ सके। यदि आपके पास हेडफोन, बैरेक्ट, पेन, कॉपी ये सारी चीज़ें हैं तो आप इनको लेकर अवश्य ही बैठें, जिससे आप वीडियो का पूर्णतः आनंद उठा सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से जेएफ लॉ क्लासेस पर आईपीसी के वीडियो लेक्चर लगातार आते जा रहे हैं। एक टॉपिक पे ऊपर पर्टिकुलर हम वीडियो लेक्चर डिटेल में बना रहे हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही पसंद आ रहा है। तो इसी प्रकार आज हम एक और नए टॉपिक पर वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है रिस्टी। तो रिस्टी यानी मिसचीफ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि मिसचीफ क्या होता है, मिसचीफ का कहाँ से कहाँ तक प्रावधान दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मिसचीफ के बारे में जो प्रावधान आईपीसी में दी गए हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 17। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? चल रहा है चैप्टर नंबर 17। अब 17वें नंबर के चैप्टर के बारे में हम बात करती हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। जो चैप्टर नंबर 17 है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 378 से और जाएगा ये 400 कहाँ तक? 62 तक। 462 तक ये हमारा अध्याय जाने वाला है, जिसमें अभी तक हमने 420 तक पढ़ चुके हैं और 21, 22, 23 यानी 24 तक हमने छोड़ दिए हैं कुछ धारा, जो कि अनयूजफुल थी, उनका कोई उपयोग नहीं है इतना ज़्यादा, चाहे न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से हो या वैसे भी हो। तो इन धाराओं को हमने छोड़ दिया गया है। अब आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिस्टी के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं आज रिस्टी क्या होती है, रिस्टी के बारे में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान दिए गए हैं और रिस्टी के लिए दंड कहाँ दिया गया है, यानी सारे प्रोविजन रिस्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिस्टी को जो बताया गया है वो 425 में और रिस्टी के लिए दंड है 426 में। 426 में रिस्टी के लिए दंड है और रिस्टी के लिए जो पूरे प्रावधान है वो दिए गए हैं 425 से लेकर 440 तक।
तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं, यानी 425 से लेकर 440 तक सेक्शनों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि रजिस्ट्री होती क्या है। चलिए देखिए क्या होती है रजिस्ट्री, इसके बारे में हम प्रावधान पढ़ रहे हैं 425 में। तो पहले मैं आपको बियर एक्ट की लैंग्वेज जो लिखी हुई है और समझाता चलूँगा और उसी के साथ बताता चलूँगा कि क्या कहना चाह रहा है रजिस्ट्री के बारे में। तो रजिस्ट्री को जो बताया गया है वो 425 में बताया गया है। रजिस्ट्री यानी मिसचीफ, जो कोई इस हादसे से, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो इस हादसे से कोई कार्य करता है, एक व्यक्ति इस हादसे से कार्य करता है या यह संभाव्य जानते हुए कार्य करता है। संभाव्य का मतलब उसकी संभावना है कि इस कार्य को करते हुए करता है कि वह पब्लिक को या किसी व्यक्ति को, या तो लोग यानी पब्लिक को या किसी व्यक्ति को, किसको, लोग को या किसी व्यक्ति को, पब्लिक या प्राइवेट ऐसे कह सकते हैं हम। लोग के अंतर्गत कई व्यक्तियों का समूह आ जाता है और किसी व्यक्ति के अंतर्गत एक पर्टिकुलर व्यक्ति भी आ जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति इस हादसे से यह संभावना जानते हुए कि किसी व्यक्ति को या पब्लिक को सदोष हानि कारित करने के लिए, क्या सदोष हानि कारित करने के लिए या नुकसान कारित करने के लिए। अब सदोष हानि और लाभ हम जब हमने सेक्शन नंबर 23 पढ़ा था आईपीसी का, तो आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देख लें तो आपको मिल जाएगा कि सदोष हानि और सदोष लाभ क्या होता है। तो सदोष हानि या नुकसान कारित करने के लिए या फिर किसी की संपत्ति को, कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति की संपत्ति का नाश करने के लिए, नाश का मतलब उसको नुकसान करने के लिए, या किसी संपत्ति में उसकी स्थिति में तब्दील करने के लिए। तब्दील का मतलब है उसमें कुछ परिवर्तन इस प्रकार लाया जाता है कि उसकी उपयोगिता और उसकी जो मूल्य है उसमें कमी आ जा रहा है। तब्दील यानी बदलना कह सकते हैं हम, उसको बड़े प्रारूप को छोटे प्रारूप में पारित करना, जिससे उसकी मूल्य या उसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है। मान लीजिए उसके मूल्य 50 रुपये है तो उसका मूल्य इस प्रकार तब्दील किया गया कि वो उसका मूल्य 10 रुपये में बेचने लगी वो चीज़, तो मतलब उसकी मूल्य में कमी आ गई। या फिर मान लीजिए उसकी उपयोगिता में कमी, उपयोगिता में कैसे कमी आ गई, मान लीजिए कोई चीज़ है उसका 10 बार उपयोग किया जाता है, अब उसको इस प्रकार से हो गई। या मान लीजिए कोई लोहा है, अब उसमें क्या है, जंग लग गई, तो जंग जैसे ही लग जाती है तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे ही उसमें छिद्र वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। उसकी उपयोगिता या तो नष्ट ही हो गई सामान या फिर कम हो जाती है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति का प्रभाव पड़ता है, इसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। तो आपको रजिस्ट्री एक सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को इस प्रकार उसकी संपत्ति में तब्दील या परिवर्तन किया जाता है कि उसकी संपत्ति की या तो सदोष हानि हो जाए उस व्यक्ति को, या फिर उसकी मूल्य में कमी आ जाए, या उपयोगिता नष्ट हो जाए। ये रजिस्ट्री कहलाती है। अब आता है कि रजिस्ट्री के लिए पनिशमेंट क्या है। तो रजिस्ट्री के लिए जो पनिशमेंट हमारा वो
426 में प्रावधान किया गया। वो किया गया है, किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी। 3 माह, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हमारी रिष्टी और रिष्टी के लिए दंड बताया गया है। अब हम कुछ रिष्टी के उदाहरणों को देख लेते हैं कि किस प्रकार हम कहें कि ये रिष्टी के उदाहरण हैं, हमारी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो मैं आपको 2-3 उदाहरण लेकर आया हूँ। उदाहरण बहुत सारे हैं, आप पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाए। यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट में सारे उदाहरण दिए गए हैं और बुक में तो और अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप किसी भी तरीके से पढ़ लें। मान लीजिए हम पहला वाला उदाहरण पढ़ते हैं, इसको देखना। ये वाला, या सदोष हानि कारित करने के लिए, या कि मान लीजिए ए व्यक्ति है एक ए और ए व्यक्ति है एक बी। अब बी की सदोष हानि कारित करने के लिए बी की क्या है, मूल्यवान जो प्रतिभूति है उसको ये क्या करता है, स्वेच्छा से जला देता है। उसकी मूल्यवान प्रतिभूति को क्या कर देता है, स्वेच्छा से जला देता है। अब मान लीजिए कोई मूल्यवान प्रतिभूति ये है, अब सी मान लो इसको, सी नाम की मूल्यवान प्रतिभूति, अब इसको जला दिया तो उसकी मूल्यवान प्रतिभूति का क्या हुई, या तो सपा नष्ट हो गई होगी। तो नष्ट हो गई तो उसकी उपयोगिता ही खत्म हो गई। सदोष हानि कारित करने के लिए ये काम करता है, तो ये रिष्टी का अपराध कारित करता है, यानी 426 के अंतर्गत इसको दंडित किया जाएगा और 425 के अंतर्गत जो अपराध कारित किया है, जो डिफाइन किया गया है कि ये रिष्टी का अपराध बनता है। इसी प्रकार हम दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं, या कि सदोष हानि के लिए, इस व्यक्ति की सदोष हानि के लिए ये व्यक्ति है का ने क्या किया, एक बर्फ़ का ढेला लिया और उसको पिघला दिया। बहुत सारी बर्फ़ ली, उस बर्फ़ को लेती इसको पिघला दिया। यहाँ पर इसका घर बना था या का, और ये घर किसका था, एक घर था बर्फ़ का, और बर्फ़ जैसी पिघल गया तो ये पानी पानी हो जाता है और सारी चीज़ इसमें आ जाती है। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, या कि सदोष हानि कारित करने के आशय उसके घर में पानी छोड़ देता है। या का घर पानी का बर्फ़ का था और का ने पानी छोड़ दिया उसमें, तो बर्फ़ गल गई और पानी के साथ मिक्स हो गई, यानी उसका घर नष्ट हो गया, तो इसने दृष्टि कारित किया। एक लास्ट और उदाहरण है का इस आशय से, एक का है, इसने क्या किया, ये नदी है, नदी जा रही है, इस नदी में या की अंगूठी को फेंक देता है, अंगूठी को इस नदी में फेंक दिया, तो ये सदोष हानि कारित हुई और इसने इसको रिष्टी का अपराध कारित किया है। तो ये हमारा रिष्टी और रिष्टी के लिए दंड के बारे में प्रावधान हमने पढ़े। अब चलते हम कि रिष्टी के बारे में मेन जो आपको पढ़ना है न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से या वैसे ही समझने की दृष्टि से, ये पढ़ना है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कुछ ऐसी धाराएं जिनको आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है और उनको हो सके तो आपको कीवर्ड याद रखना है, जिससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं होगा, अन्यथा वैसे क्वेश्चन उससे संबंधित आते नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उन सेक्शनों की ओर। जूम कर दो, दिख रहा है आपको? चलिए अब मैं इनको आपको एक एक करके समझाता चलूँगा और आपकी समझ में आता भी चलेगा। अब हम पढ़ रहे हैं 425 और
426 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम 427 के बारे में पढ़ते हैं। तो 427 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि 50 रुपये का नुकसान कारित करने के लिए रिश्ती कारित करना। क्या कहता है? ऐसी रिश्ती जिसमें 50 रुपये या उससे अधिक का नुकसान होता हो। कितना? या तो 50 रुपये का या उससे अधिक का नुकसान कारित होता हो। तो ये रिश्ती है हमारी 427 के अंतर्गत। आपको लैंग्वेज में पढ़ दूंगा, कुछ नहीं है उसमें। कोई रिश्ती कारित करे देगा जो 50 रुपये उससे अधिक का नुकसान कारित होता हो, उसके लिए फिर पनिशमेंट। पनिशमेंट आपको एक नहीं देना, सिर्फ आपको कीवर्ड याद रखना, 50 रुपये उससे अधिक की रिश्ती कारित हो रही है तो आपको 427 आंसर लगाना है। अब आता है, मान लीजिए 428 कहता है कि 10 रुपये या उससे अधिक के मूल्य के जीव जंतु का वध करना या उसका विकलांगीकरण करना। या तो वध करना या उसको विकलांग, वध यानी उसकी जीव जंतु की मृत्यु कारित करना। जीव जंतु कितने रुपए का हो? या तो 10 रुपये तक का हो या उससे अधिक का हो, उसका वध करना या फिर उसको, अब देखना, मान लीजिए 10 रुपये का जीव जंतु है, उसका आपने मृत्यु कारित कर दी या उसको आपने हाथ पैर तोड़ दिया। एंड हाथ पैर होते हैं ओनली, हाथ तो होते ही नहीं है। तो मान लीजिए आपने उसका विकलांगीकरण कैसे? चारों पैरों में उससे कोई पैर तोड़ दिया तो वो विकलांग हो जाता। अब आप कैसे कार्य करोगे? तो उसके लिए क्या करेगा? या तो कोई व्यक्ति विष द्वारा करेगा, निरुपयोगी यानी वो किसी काम का नहीं बनेगा। ये सारे काम करते हैं 10 रुपये से अधिक के, तो आपको 428 के अंतर्गत, और 28 और 29 आपको पढ़ना एक साथ। यहाँ पर 50 और 50 से अधिक के जीव जंतु का बल या विकलांगीकरण करना, तो 429 में। लेकिन 429 में उन्होंने बताया कि 50 रुपये और उससे अधिक के लिए कुछ जीव जंतुओं के उन्होंने नाम दिए गए। जैसे क्या क्या नाम है, मैं एक बार, चलो इसी पे लिख देता हूँ, आप लिख लेना। जैसे हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय और बैल, ये उन्होंने बताया। अब मान लीजिए आप कहोगे कि सर 50 रुपये उससे अधिक में क्या आता है? नहीं, तो क्या है, जो 1860 की जो बात है, तो उस समय इनको ध्यान में रखते हुए रखा गया था। तो ये और अन्य जितने भी आते हैं वो सभी जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं 429। यानी आपको इसके नामों को याद रखना है, यदि कोई नाम आ जाता है तो। अब बात करता हूँ मैं, आपको 3 सेक्शन पढ़ लिए, अब बात करते हैं अपन 430 की। 430 सिर्फ आपको नाम याद रखना है। सिंचन संक्रमण को क्षति कारित करने के लिए या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिश्ती। आपको सिर्फ इतना याद रख लो, सिंचन संक्रमण, तो आपका काम चल जाएगा। 431 में देखना कि 431 क्या कहता है। 431 लोक, पुल, नदी, जल सारणी। यानी मान लीजिए जो लोक सड़क है, लोक सड़क यानी जो हम चलते हैं गाड़ियों द्वारा, 4 पहिया की, 2 पहिया की, पक्के जो रोड होते हैं वो लोक सड़क होती है। अब मान लीजिए इसके लोक सड़क को अपन क्षति कर रहे हैं, रोड को खोद रहे हैं, तो ये क्या है? ये रिश्ती है। पुल को तोड़ रहे हैं, उसमें पानी निकाल रहे हैं, नदी में कुछ कर रहे हैं, जल सारणी, तो ये सारी क्या है, इनकी सबकी किसी की रिश्ती करती है, तो 431 के अंतर्गत आता है। अब 432 कहता है लोक जल निकास में नुकसानप्रद या बाधा कारित करने द्वारा रिश्ती कारित करना। मान लीजिए
कोई लोक जल के निकास के लिए कुछ बनाया गया और फिर आपको उस जल का निकास नहीं होने दे रहे हैं, उस जल के निकास के लिए आपको बाधा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो 432 के अंतर्गत ये अपराध माना जाता है। 433 में आपको याद रखना है दीपगृह ओनली, कीवर्ड याद रखना है आपको, दीपगृह कीवर्ड याद रखना है। अब आते हैं हम 434, 35 हमको पढ़ना नहीं, 434 में थोड़ा समझ लें। 434 कहता है कि मान लीजिए कोई लोक अपराधकारी है और उस लोक अपराधकारी द्वारा कुछ चिन्ह लगाए गए हैं, जैसे रोड पर चिन्ह लगाए जाते हैं कि रात में कोई आता है तो उनमें लाइट सी झलकती है, तो ये सारी चीज़ें अगर चिन्ह लगाए जाते हैं और उन चिन्हों को कोई व्यक्ति नष्ट करता है, वो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं और उन चिन्हों को कोई व्यक्ति नष्ट कर देता है। मान लीजिए जैसे ही हम रोड पे जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि इधर को मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ये जो वाला गांव है, तो ये सारी चीज़ें लिखा रहता है। यदि इनको कोई व्यक्ति नष्ट करता है तो 434 में इसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब आते हैं हम 436। 436 कहता है गृह आदि को अग्नि द्वारा नष्ट करना या फिर विस्फोटक द्वारा नष्ट करना, यह मामूली तौर पर पूजा का स्थान है उसको नष्ट करना 436 के अंतर्गत आता है। 437 में 20 टन वजन, यदि 20 टन से अधिक वजन वाले को नुकसानप्रद करता है तो इसके अंतर्गत आता है। 438 में 437 के लिए पनिशमेंट बताएगा, तो ये 37-38 आप एक साथ पढ़ सकते हैं। अब 439 आप चोरी करने के आज से इतना याद आप रख लो, और 440 है मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के आस से तैयारी के पश्चात रिष्टि कारित करना। मृत्यु या घोर उपत्ति इत्यादि के पश्चात रिष्टि कारित करेगा तो वो 440 के अंतर्गत अपराध में माना जाएगा। तो ये हमारे आज के जो सारे सेक्शन थे, ये मैंने बाद में जो बताए हैं, आपको इनको ज़्यादा याद नहीं करना है, इनको सिर्फ कीवर्ड याद रखना है आपको। हो सके तो ये नहीं अभी याद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग नए जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चैनल सब्सक्राइब करने की नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आप वीडियो को देख लेते हैं और आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब अपने आप कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को वीडियो देखना है, नए वीडियो देखना है और पिछले वाले वीडियो को देखना है, तो पिछले वाले वीडियो को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है। इंडियन पेनल कोड के नाम से बनी हुई है। जैसे ही आप उसमें जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर अभी तक के उपलब्ध मिल जाएंगे IPC के। इतना याद रख लें। अब बात रहती है कि हम नए वीडियो लेक्चर कैसे देखेंगे। तो नए वीडियो लेक्चरों के लिए आपको क्या करना है, उसमें एक घंटी दी होगी, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसमें 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे। तो आपको मेरे जब भी वीडियो बनेगा और मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जब भी आप YouTube खोलोगे तो आपको नोटिफिकेशन पर मेरा वीडियो दिखेगा और आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए यदि वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।